नमस्कार मित्रों, आपके अपने ही चैनल कॉमिक्स राजा पर मैं कॉमिक्स राजा आप सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज हम आपके लिए लाए हैं डोगा की कॉमिक्स बॉर्न इन ब्लड सीरीज। यह कई कॉमिक्सों की सीरीज है मित्रों, और यह राज कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। तो सबसे पहले मित्रों, कॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसके संपादक संजय गुप्ता जी का भी। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं डोगा की रहस्य से भरपूर कॉमिक्स बॉर्न इन ब्लड सीरीज। मित्रों डोगा डोगा बॉर्न इन ब्लड सीरीज सेट। इस सेट में मित्रों आप पढ़ेंगे कॉमिक्स डोगा तेरे कारण, नासूर डोगा, निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा और फिर मित्रों सो जा डोगा। तो इस तरह से ये 5 कॉमिक्स की एक सीरीज है ब्लड इन वार सीरीज दोस्तों। तो चलिए पहली कॉमिक्स बॉर्न इन ब्लड की शुरू करते हैं मित्रों, जिसका नाम है डोगा तेरे कारण। संजय गुप्ता जी की पेशकश मित्रों, बॉर्न इन ब्लड सीरीज के अंतर्गत डोगा तेरे कारण। चलिए मित्रों, सोनू सूरज नहीं, मैं नहीं बचा सका सोनू को। वो आज डूब गई खून की इस नदी में, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण। स्वप्न में सोचता है, हाँ सिर्फ मेरे कारण, सूरज तेरे कारण। वो उठ बैठता है। अब तो सोनू भी मुझे मोनिका के रूप में मिल गई है, लेकिन यह खूनी सपने कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। हर रात मुझे खूनी अतीत में डुबो देती हैं, हर सुबह खून में जन्म लेता है सूरज। सूरज एक सपना देख रहा होता है मित्रों। कहते हैं ऐसे सपने यदि किसी अपने को बता दिए जाएं तो पीछा छोड़ देते हैं। दोस्तों आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा अपने अतीत की कि जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। एक जिस्म था नन्हे से बच्चे का, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मासूम सा था वो, लेकिन उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। इस समाज की दरिंदगी देखकर ही पला था वो। इस समाज की दरिंदगी समा गई थी उसमें। वहसीपन, कटुता और ना जाने कितने ही जुल्मों को देखकर और गालियों को सुनकर बड़ा हुआ था वो। नफरत हो गई थी उसे ऐसे इंसानों से जो मौत का खेल खेलते थे, किसी की जिंदगी को कूड़े का ढेर समझते थे। लेकिन उनके लिए ही जन्मा था डोगा, उन्हीं के दिए खून से वो कहलाया। खून का जन्मा मित्रों, सीने में खूनी अतीत का बोझ है। इस बोझ को हल्का करने के लिए अपनों का साथ चाहिए, और आपसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं है मित्रों, डोगा ऐसा कहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आप मेरे इस खूनी जन्म से मेरे साथ हैं। अब जब भी आपके सामने आऊंगा तो अपने अतीत का कोई खूनी पन्ना आपके सामने अवश्य खोलूंगा। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह अपने मुंबई के रक्षक का साथ देंगे। अब आगे बढ़ता हूं। मुझे सुनाई दे रही है एक मर्मातक चीख, शायद किसी को मेरी जरूरत है मित्रों। अब जो दृश्य डोगा को दिखाई दिया वो दिल दहला देने वाला था मित्रों। रुक जाओ, एक लड़का और लड़की भागते जा रहे थे। क्या हुआ, किसका कत्ल किया है तूने? उस लड़के के हाथ में चाकू छीन लिया डोगा ने। चाचा चाची का, अपने ही चाचा और चाची का। हम अनाथ हैं डोगा, ये दरिंदे थे, मुझसे दिन भर भीख मंगवाते थे। आज इन्होंने मेरी बहन को बेचने का सौदा किया था। ये इसी हस्र के लायक थे मोंटी, लेकिन यह काम तुम्हारा नहीं था, डोगा का था। क्योंकि इन्हें मारने के बाद तुम जाओगे जेल और तुम्हारी बहन रह जाएगी अकेली, जिसका सौदा ये बेरहम समाज फिर भी करेगा। तो डोगा, क्या मैं अपनी बहन पीयूषा पर होता जुल्म देखता रहता? नहीं, तुम्हें मुंबई के रक्षक के पास आना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था। जब डोगा ने हथियार उठाए हुए हैं तो कोई और नहीं बनेगा मुंबई में डोगा, समझे तुम? जाओ लड़की, आज से तुम रहोगे इस कन्या आश्रम में। तुम्हारे भाई को भी मैं ले जा रहा हूं अनाथ आश्रम में। इसके हाथों हुआ कत्ल डोगा ले लेगा अपने सिर पर। डोगा का तो बिगड़ा, पर अब किसी और अनाथ का नहीं बिगड़ेगा बचपन, समझे? डोगा, हम तेरे आभारी हैं, भगवान हैं इस दुनिया में। आज हमें एहसास हुआ है कि डोगा तेरे कारण
संजय गुप्ता पेश करते हैं मित्रों, और ये कहानी शुरू होती है यहाँ से, डोगा तेरे कारण। लेखक संजय गुप्ता, तरुण कुमार वाही, चित्रांकन मनु, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड मित्रों, फिल्में समाज का आईना होती हैं, जिनमें समाज की अच्छाइयों या बुराइयों को दिखाने के लिए कभी वास्तविकता का तो कभी कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। कल्पनाएं पर्दे पर वास्तविकता का रूप लेती हैं, समाज इन्हें अपनाता है, लोग वैसा बनने की चेष्टा करते हैं मित्रों। शुरुआत होती है समाज की उस युवा पीढ़ी से जो उन्मुक्त है, इच्छुक प्रवृत्ति की है, भावुक है, उग्र है, ऊर्जावान है, उन्मादी है, प्रैक्टिकल है, जिसमें सीखने की, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त ललक है मित्रों। एक जगह का दृश्य जहां पर युवा बाइक और कारों की रेस कर रहे होते हैं, रोड पे चुम चुम छनाक और बोतलें वगैरह फेंक के तोड़ा फोड़ी कर रहे होते हैं। उस धमा चौकड़ी में कोई था जो विरोध का शोर मचा रहा था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरों का नुकसान, ये गुंडागर्दी है, पागलपन है, रोको इसे। चुप बैठना यार समीर, क्यों मच मच करके दिमाग चाट रेला है भाई? लाइफ को एंजॉय करने का रे, ये एंजॉय नहीं अपराध है। कई बार जो सही गलत की पहचान भी भुला देता है मित्रों। अपने 32 हा हा हेडलाइट हो गई डेड लाइट, हा हा हा, वो एक कार की हेडलाइट को तोड़ देता है। अपने अपने दांत गिन रहा है या गाड़ियों के टूटते शीशे, हा हा हा, क्यों फोड़ी है बाप? अरे वो पीने के लिए है, बोतल को लाइट पर फोड़कर बियर क्यों बर्बाद कर रहा है रे? अरे पीने के बाद खाली बोतल फोड़ी है रे, तो एक मुझे भी दे, मैं भी खाली करके फोड़ूंगा, ले पकड़, हा हा हा। लोगों ने सड़क को पार्किंग ग्राउंड बना डाला। 135, हा हा, ये 135 शीशा मैंने तोड़ा। इनको समझना होगा कि कल जब फिर से धूम गैंग यहाँ से गुजरे तो 136, हा हा हा, उसे सड़क बिल्कुल खाली मिलनी चाहिए, हा हा हा। और इस तरह से वो बाइक सवार एक तरफ हंसते हुए चल पड़ते हैं। ऑफ, ये अचानक बैरियर किसने गिरा दिया? तभी अचानक एक बैरियर रोड में आ जाता है। अब हड्डियां बचा, गर बटर बटर क्रेंच, क्या करता है? बचा बचा बचा, एक के बाद वो गिरते चले जाते। गोली मार दूंगा उस हरामखोर को जिसने ये हरकत की है, थर थर क्रीस थर थर थर। तभी उनके सामने डोगा प्रकट होता है मित्रों। अपने बाप को सामने देख ले, उसने सुन लिया तो तुझे गोली मार देगा। डोगा, मैं तुम्हें चोटें नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें रोकने का मेरे पास इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका भी नहीं था। डोगा डोगा, ये तो डोगा आ गया, और सबके चेहरे पे हवाइयां से उड़ जाती है मित्रों डोगा को देख के। अब डोगा धूम गैंग का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेगा। उनमें से एक कहता है, कहीं से पता तो नहीं चल गया डोगा कि हमने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी हैं? अपनी बकवास बंद रख रास्कल, डोगा सुन लेगा। डोगा के कान आंखों की मदद से सुनते हैं, क्योंकि गुनाह होते देख वह कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता। रईस जादव चाहता तो इन गोलियों से तुम्हारे वो हाथ तोड़ डालता जिन्होंने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम लोग पेशेवर अपराधी नहीं हो, मैं तुम्हें पेशेवर अपराधियों की तरह नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी हरकतें माफी के काबिल नहीं है। सजा तो तुम्हें डोगा जरूर देगा। टनाक चिंग चिंग चिंगा, वो गोलियां चला देता है गाड़ियों पे। हमारी बाइक्स ने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा डोगा, तुम्हारी बाइक्स को फूंक कर ये सबक मैं तुम्हारे माँ बाप को दे रहा हूँ, जिन्होंने तुम्हें वक्त से पहले महंगी मोटरसाइकिलें, मोबाइल, भारी जेब खर्च की सुविधाएं देकर अय्यासी के रास्ते पर डाला है, समझे? डोगा दो को अपने बाजू में पकड़ लेता है और फिर कहता है, अरे बसों और लोकल ट्रेनों के धक्के खाने देने थे ना, थोड़ा टफ होने देना था ना तुम्हारी लाइफ। तुम लोगों को आज फूड, ड्रिंक्स, डांस, फिल्म, मोबाइल, म्यूजिक, नाइट क्लब, इसके सिवाय कुछ सोचता ही नहीं है। अगर अपनी इन्हीं अय्यासियों को पूरा करते तुम में से एक भी गलत रास्ते पर जाकर अपराधी बन गया तो वह मुंबई की नाक में दम करके रखेगा, डोगा का काम बढ़ाएगा, समझे? मेरे हाथों तुम सब लोगों की मुर्गा परेड भविष्य में तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी, समझे? उन सभी को मुर्गा बना के डोगा परेड करवाता है। मुर्गा परेड शुरू करेंगे, शुरू कर कुकड़ू। और तुम्हारी जुबानों को बर्ड फ्लू हो गया क्या? कुकड़ू, क्या तुम्हारा बाप आकर यहाँ बोलेगा
कुकड़ू को और वो मित्रों सभी कुकड़ू को करके रोड पे मुर्गे बन के चलते हैं। डोगा इन बिगड़ैलों की नाक में नकेल डाल रहा है, पब्लिक में से कहता है। ठीक कहते हो, हम भी तैयार कर रहे हैं गली मोहल्ले स्कूलों और कॉलेजों का ये यंग टेरर। डोगा सही कह रहा है, इन बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर भेजने के जिम्मेदार हम माँ बाप ही हैं। भीड़ में से पब्लिक कहती है, तेरे को इंग्लिश में समझाऊं क्या? मैं बेगुनाह हूं, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। मैं इनके साथ जरूर था, लेकिन समाज विरोधी घटनाओं में मैंने इनका साथ नहीं दिया। मैंने इनको रोकने की कोशिश की थी। मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने उन्मादी हो सकते हैं। मैं सचमुच बेगुनाह हूँ। डोगा, तेरे मुंह से बियर की गंध आ रही है, जुबान लड़खड़ा रही है तेरी। जा, उससे पहले मुर्गा परेड में शामिल हो जा, क्योंकि अगर मैंने इन सबको सफाई का मौका दिया तो वो सब भी यही कहते जो तू कह रहा है। मेरी मार के बाद शरीर भी लड़खड़ाने लगता है, समझा क्या? और वो मुर्गा बन के भीड़ में शामिल हो जाता है। मुर्गा परेड रोकी पुलिस ने। डोगा से हमें इनके उत्पाद की खबर मिल चुकी है, अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर दत्तानी ने उनको अरेस्ट का हुक्म दिया। तुम्हारी जवानी का नशा थाने में चलकर उतारेंगे, धूम गैंग बनवाएंगे। सर, मेरा नाम समीर है, मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। मैं इस टोली में जरूर था, मगर मैं इस उपद्रव में शामिल नहीं था। मतलब तू इस टहनी का इकलौता गुलाब है जिस पर कांटे ही कांटे हैं। सर, मैं वो, मेरी बहन घर में अकेली, मुझे छोड़ दीजिए सर, बेगुनाह हूँ मैं। ले चलो इन्हें थाने, इंस्पेक्टर कहता है। जिसने सुना वही दौड़ा चला आया। रईस जादव के पेरेंट्स से घंटाली रोड नापड़ा थाना परिसर खचाखच भर गया। इंस्पेक्टर दत्तानी, इसको सबने आपके लिए इकट्ठा किया है, हमारे बच्चों को छोड़ने की एवज। मेरे पापा आ गए। उधर जो जिनको गिरफ्तार किया था बिगड़े लड़कों को, उनमें से चिल्लाते, मेरे भी पापा आ गए, अब हम सब छूट जाएंगे। यदि कोई कानून अड़चन है तो उसको हमारे वकील पूरा कर लेंगे, समझे इंस्पेक्टर? समीर, तेरे घर में तो सिर्फ तेरी छोटी बहन है, तेरी जमानत कौन देगा? मैं अपने पापा से कहकर देखता हूँ। रुक, लाल लाल नोटों की गड़ियों से आंखें चुंधिया रही हैं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ओ हवलदार पांडू, कहाँ मर गया? बाहर ला इनको, जिन जिनके पेरेंट्स आए हैं, जल्दी कर। सॉरी समीर, मेरे पापा तैयार नहीं हुए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कोई बात नहीं, तू जा। 1 घंटे बाद। साहब, इसका क्या करूं? क्या कोई बच गया? क्यों रे रईसजादे, तेरा बाप नहीं आया तुझे छुड़ाने? सर, मेरे माँ बाप नहीं है। तो क्या बिना माँ बाप के ही पैदा हो गया? आज का SMS जोक, हा हा हा। हवलदार हंसता है। सर नहीं, मेरा मतलब वो लोग एक एक्सीडेंट में। सर प्लीज, मतलब तेरी जमानत देने वाला कोई नहीं? सर, मैं मानता हूं कि भूल हो गई, आज के बाद उन लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगा। सर प्लीज, मेरी छोटी बहन रात भर परेशान रही होगी, आप मुझे जाने दें, मैं बेगुनाह हूं। सर, सारे मुजरिम जाने देंगे तो जेल किसे भेजेंगे बे? पांडु, इसकी फाइल बना, आवारागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी और पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ का चार्ज लगा इस पर। कोर्ट खुलते ही इसको वहां पेश कर जेल भेजना पड़ेगा, समझा क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, समीर कहता है। मेरा गुनाह ऐसा नहीं कि मुझे माफ ना किया जा सके। मैं राष्ट्रपति होता तो तुझे माफ कर देता। क्यों पांडु, तेरी क्या राय है? सर, मैं जेल चला गया तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। मेरी बहन क्या क्या होगा? वो सर अकेली है। ये तो पहले सोचना था ना तुझे। समीर, मैं तेरे लिए खाना लाया था, मैंने कोशिश की थी, मगर जमानत का इंतजाम नहीं कर पाया मेरे दोस्त। सजा मामूली थी, इसको 302 नंबर बैरक में ले जाओ। 3 माह की सजा, चलो अंदर। नया रंग रूट आयला है बॉडी दादा, जेल प्रवेश की रस्म पूरी करे। कर कर रू बे रंग रूट, जेल प्रवेश की रस्म पूरी करने दे। जेल प्रवेश की रस्म, गृह प्रवेश नहीं करते क्या? वैसे ही रस्म। अबे घोलू, जल्दी आ। आया आया नेपाली उस्ताद, ये क्या है? अबे रस्म है ये दादा, की चप्पलें हैं। चल, इनको श्रद्धा से स्पर्श कर और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर, जैसे आरती लेते हैं ठीक वैसे ही। ये क्या बकवास है? अबे ओ श्याणे, ए जुबान संभाल कर। तभी एक उनमें से गुंडा समीर का कॉलर पकड़ लेता है। बॉडी दादा से दुश्मनी लेकर तू यहाँ 3 महीने तो क्या 3 मिनट भी नहीं रह सकता। फिर समीर की धुनाई शुरू हुई, वो भी जेल स्टाइल में। दाड़ दाड़ दाड़, हा हा, स्वागत है भाई, स्वागत है। अबे तू बच्चा है इसलिए तुझ पर रहम कर रहे हैं, चीख मत नालायक। ले दादा की चप्पलों का स्वाद चख ले, क्योंकि अब तुझे रोजाना खाना इन्हीं चाटने के बाद ही मिलेगा। नहीं अब। बोल बॉडी दादा जिंदाबाद।
समीर समझ चुका था कि वहां उसे उस मनमानियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। अबे कुछ चढ़ावा भी तो चढ़ा, मंदिर की आरती लेते वक्त नहीं चढ़ाते क्या? 150 कुछ भी चढ़ावा। लगता है अभी हवलदारों ने जेब खाली कर ली है। कोई बात नहीं, चढ़ावा उधार रहा। तेरे घर से मिलाई आएगी तो तब दादा के हिस्से का चढ़ावा जरूर ले लियो, वरना बहुत रोएगा तू बे, समझा? समीर कौन है? चलो मिलाई आई है। लो मिलाई आ गई, दादा के चढ़ावे का ध्यान रखियो शाणे, एक गुंडा उनमें से कहता है। 3 महीने से भी बड़ी सजा थी ये मिलाई। तथा तू समीर भैया, मैं आपकी जमानत नहीं दे पाई। मैं आपने मुंह क्यों फेर लिया? समीर भैया मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए। तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से, तू जेल में मुझसे मिलने नहीं आएगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं आपसे मिलने दोबारा नहीं आ सकूंगी। मैं पहले भी आई थी मगर हवलदार ने 50 रुपये दिए बिना मुझे आपसे मिलने से मना कर दिया था। घर जाकर मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी तो उसमें से 45 रुपये थे, वो देकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तू जा श्रुति, तू जा यहाँ से, तेरा भाई बेगुनाह है। वो जल्दी ही यहाँ से हफ हफ। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? 3 महीने तक कैसे अकेली रहेगी वो? जेल की दीवारें जहां जीने के लिए और ज्यादा संघर्ष की जरूरत थी। एक हवलदार उसका कॉलर पीछे से पकड़कर खींचता है समीर का। मिलने का टाइम खत्म हो गया नवाब साहब, चल बे। मशक्कत शौचालय कैदियों का प्रयोग के लिए मेहनत। 3 महीने की बा मशक्कत कैद मिली है तुझे, बा मशक्कत समझता है ना? लो सुनो, इसके लिए यहाँ पर साइबर कैफे खुलवाना पड़ेगा। नवाब साहब कंप्यूटर पर काम करेंगे। हा हा हा, जेल में हराम के निवाले नहीं मिलते। चल झाड़ू उठा और काम पर लग जा। मैं शौचालय की सफाई। उफ उफ। अरे झाड़ू उठा या फिर खर्चा पानी झाड़, समझा क्या? इतनी जेल इंसान से उसका सामाजिक रुतबा छीन लेती है। अंकल, हमारा सामान आपने घर से बाहर क्यों फेंक दिया? ये घर शरीफ लोगों के रहने के लिए है, गुंडे मवालियों के लिए नहीं। अब तू और तेरा भाई यहाँ नहीं रह सकते, समझी क्या? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? तभी गुंडे उसे घेर लेते हैं। साएं साएं हमारे साथ, हम तुझे भीख मांगना सिखाएंगे, लोगों की कीमती चीजें उठाना सिखाएंगे और तू बहुत जल्द सीखेगी, समझी क्या? गुंडे उसे घेर लेते हैं मित्रों। तभी डोगा आ जाता है बीच में। और तुम मेरे पास आओगे, समझे? मैं तुम्हें कानून का पालन करना सिखाऊंगा, तुम बहुत जल्दी सीखोगे। डोगा, किसी भी कानून का पालन करना सीखना हो तो गैर कानूनी हथियार हाथ में नहीं होना चाहिए, समझे? यकीन मानो, दुश्मन के हाथ में हथियार हो या निहत्थे को लड़ाई से बचना चाहिए। तभी वो डोगा पे हमला कर देता है। साइंस साइंस बेवकूफ़, तुझे पता होना चाहिए। डोगा कहता है कि जिसके हाथ में हथियार नहीं, कहीं वो खुद ही कोई घातक हथियार तो नहीं है। डोगा उसे एक किक मारता है। डोगा श्रुति की ओर पलटा। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें अकेले नहीं चलना चाहिए था, डोगा उसे कहता है। मेरे अकेलेपन और मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो डोगा। मैं पहचानो इसे, ये मेरा भाई है, इसका नाम समीर है और ये गुंडा नहीं है। आज ये जेल में है डोगा, तेरे कारण। जेल जाने वाला ये इकलौता नहीं होगा, इसके साथ कम से कम 17-18 लड़के होंगे और मैंने इन्हें कारण ही जेल नहीं भिजवाया। ये लोग सजा के हकदार थे। 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ने वाले बेगुनाह तो नहीं हो सकते ना? और मुझे मालूम है कि इन लफंडों का गुनाह इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें वार्निंग देकर जमानत पर छोड़ा जा सके। मैं चाहता था कि उन उपद्रवी उन्मादी बच्चों के पेरेंट्स आकर उनकी हरकतों के बारे में जाने। सिर्फ इसलिए पुलिस को फ़ोन किया था मैंने। घर जाओ, यदि आज किसी कारणवश बच्चे छूट नहीं पाए हैं तो कल जरूर छूट जाएंगे। डोगा की सजा और लॉकअप में बिताए गए 1-2 दिन उन सभी के लिए सबक है। नहीं डोगा, सभी के लिए नहीं, सब तो छूट चुके हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, वकील है, जमानत है। मेरे भाई को 3 महीने की सज़ा सुना दी गई है, समझे क्या? डोगा सोचने लगता है। हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। समाज में कैदियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और ये सब हुआ डोगा तेरे कारण। तुम चाहते तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देते, लेकिन मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरा भगवान मेरे साथ है, समझे? उफ, ये समीर के साथ ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन इंस्पेक्टर दत्तानी चाहता तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसे छोड़ सकता था। ये ठीक नहीं हुआ। ये बच्ची कहाँ जाएगी? कैसी विडंबना थी। कल एक अनाथ के लिए डोगा भगवान था, आज एक अनाथ के लिए डोगा शैतान बन चुका था।
जो केवल कुत्तों को ही मैं इसे मुंबई की सड़कों पर भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी रक्षा मेरा फर्ज है। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक विशल, पीप, जो केवल कुत्तों को ही सुनाई देती थी मित्रों। असली अलसी बुल्ली कुत्तों के नाम है मित्रों। गुर्र भौं, उस बच्ची को देखो। तुम्हें उसके आसपास रहना है। अगर उसे कोई मुसीबत आती दिखे तो उसकी रक्षा करना, उसको अकेला मत छोड़ना। गो। और असली बल्ली चले जाते हैं। मुंबई का बाप अपना फर्ज अदा करने के लिए अंधेरे में समा गया। अंधेरी काली नकाब हटते ही सूरज उदय हुआ। उसको आसियाना देना होगा और ये काम मैं सूरज के रूप में ही कर सकता हूं। और वो ड्रेस बदलकर सूरज की भेष में बाइक पर आता है। अलसी और बुल्ली साई की तरह श्रुति के साथ थे। अरे तुम दोनों मेरे साथ साथ क्यों आ रहे हो? मैं चलती हूँ तो चल पड़ते हो, रुकती हूँ तो रुक पड़ते हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? डोगा का हुक्म जो पूरा करना था। सूरज वहां पहुंचा। अरे अलसी बुल्ली शैतानो, तुम दोनों यहाँ घूम रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिरा। क्या ये तुम्हारे कुत्ते हैं? हाँ, ये दोनों मेरे पालतू हैं। थोड़ा डांट दिया तो रूठ कर चले आए। ओह, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। देखा अभी ये कैसे मुंह चुरा रहे हैं। लड़की सोचती है, हफ हफ। मगर तुम कौन हो? इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? तब अब समझी। श्रुति ने सब कुछ कह सुनाया। अब ओह, अब समझा मैं आया कि अलसी बुल्ली यहाँ क्यों रुक गए तुम्हें अकेली देखकर। पहले ये दोनों बच्चों के आश्रम में पहरेदारी करते थे। कई बार कोई बच्चा आश्रम से निकल जाता था, तब इन दोनों की मदद से ही उनको ढूंढ निकाला जाता था। अकेले बच्चे को देखकर उसकी रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। क्यों ना तुम भी कुछ दिन उसी आश्रम में चलकर रहो। जब तुम्हारा भाई रिहा होगा तो तुम उसके साथ चली आना। उस अनाथ के लिए सभी अनाथों का दर्द उसका अपना दर्द था। चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं। वहां का मैनेजर मेरी पहचान का है। उसका नाम क्या है? सूरज। तभी मुझे राह दिखा पा रहे हो। यहाँ पर ये लोग तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेंगे। कन्या आश्रम थाने। मैं जानती थी कि डोगा के बिना भी यहाँ मुझे बहुत से मददगार मिलेंगे। 3 माह के लिए मैंने इसको सुरक्षित कर दिया। अलसी बुल्ली को भी उसकी तैनाती पर छोड़ दिया। मगर डोगा के रूप में इसके भाई के साथ जो कुछ मैंने किया, क्या वो ठीक किया? क्या उसे भी मोंटी की तरह छोड़ देना चाहिए था? नहीं, वह अकेला नहीं था। फिर मुझे यह भी नहीं पता कि वह अनाथ है या नहीं, तो उसकी जमानत मैं ही करा देता। 3 माह बस कि क्यों की तरह फटाफट खत्म हो गए। अरे सूरज भैया आप। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूं। समीर रिहा हो चुका था भैया, पहले ही चले गए। लेकिन मैंने उन्हें मैसेज भिजवाया था कि उन्हें लेने आऊंगी। भैया पहले ही कैसे चले गए? उसने तुम्हारे लिए ये पत्र दिया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं रहे। वो लिखते हैं कि जेल की नारकीय जिंदगी जीने के बाद तो अब मैं खुद अपने आप को भी शकल दिखाने के लायक नहीं रहा। सूरज भैया, उन्होंने लिखा है कि भैया अब कभी मेरे पास नहीं लौटेंगे। जेल की नारकीय जिंदगी से क्या मतलब? वो लौटेगा, उसे तेरी फिक्र जरूर होगी। मैं भैया की खुददारी को जानती हूँ। उन्होंने लिखा है तो वो नहीं लौटेंगे। सूरज भैया, मेरा भाई खो गया। सूरज भैया, डोगा के कारण खो गया मेरा भाई। डोगा उस रात उनकी गलती माफ कर देता तो उन्हें जेल ना हुई होती। मैंने डोगा के बारे में पढ़ा सुना है। डोगा जैसा देखता है उसी अपराध के तहत सजा देता है। तुम्हारे भाई ने लिखा है कि जेल के नारक की जिंदगी जीने के बाद शायद जेल की तनहा जिंदगी उसे यातना लगी। सूरज ने समझाया, बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप भी उसको सजा देते हैं। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अपने घर में। तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा और तब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं लौट आता, तुम मेरे पास रहोगी। यहाँ मेरे अदरक चाचा भी हैं। तुम्हें भाई की कमी महसूस नहीं होगी, समझी? मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा श्रुति, दिन में सूरज के रूप में और रात में डोगा बनकर। क्योंकि मैं जानता हूं समीर समाज के गलत सिस्टम का शिकार हुआ है। क्लिक। डोगा ने अपनी गन अपलोड कर ली। इंस्पेक्टर दत्तानी से लेकर हमारे माननीय जज तक किसी ने नहीं सोचा कि समीर के पहले ऐसे गुनाह को माफ़ किया जा सकता था जो गंभीर नहीं था। उफ, मैंने ठीक ही किया था जो उस बालक मोंटी के हाथों से छुरा छीन लिया था। लेकिन यहाँ समीर अकेला नहीं था, 18 बच्चे थे। हमारी पुलिस, हमारी अदालत, ये लोग कभी नहीं सोच पाते कि कैसे किसी एक छोटी सी भूल पर लगा जेल का ठप्पा उसमें अपराध के बीज के अंकुरण के लिए खाद पानी का काम करता है। डोगा सोचता है मित्रों।
क्या जेल वाकई किसी के दिमाग में भरे उन्मादी कचरे को साफ करके उसे नैतिकता की एबीसी सिखाने में सक्षम है? समीर, बॉडी दादा तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। जेल से फोन आया था मुझे उसका। जेल से फोन? हमारे चौंक मत, हमारे लिए ऐसी व्यवस्थाएं करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलती है वहाँ हमारी, समझा क्या? जेल से छूटने के बाद तेरा ये पहला काम है हमारी कंपनी के साथ। हम जानते हैं जेल से छूटे तेरे जैसे कैदियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते जेल रिटर्न लोगों को, समझा क्या? पुलिस अलग से तंग करती है ऐसे लोगों को। हम अपनी कंपनी में स्वागत करते हैं तेरा। हमारी कंपनी पुलिस से कहर से भी बचाती है और लोगों के तानों के जहर से भी बचाती है, समझा क्या? कभी पकड़े गए तो जेल में भी राज करते हैं हमारे आदमी, समझा क्या? कंपनी के बिग बॉस यानी मुझसे तुम्हारी मुलाकात यहीं पर्दे पर हो गई, क्योंकि मैं रूबरू जिससे भी मिलता हूँ उसके बाद उसकी रूह सीधे यमराज से मिलती है, समझे क्या? मेरे गले में हीरो का ये हार देख रहे हो, इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है और ये उस शख्स के लिए बतौर इनाम मैंने अपने गले में पहना हुआ है जो मुझसे रूबरू मिलने के बाद जिंदा छूट जाता है। अब समझ गए ना कि मैं रूबरू किससे क्यों मिलता हूँ? अपने दुश्मन से उसे मौत देने के लिए। तुम्हारा पहला काम होगा ड्रग्स के उन पैकेट्स को हलचलिया तक पहुंचाने का। हलचलिया पुड़ियों में बांधकर ड्रग्स को ठिकाने लगाकर माल कमाने का काम करता है। ये तीनों किल्ली चिल्ली और बिल्ली तुम्हारा साथ देंगे। ये जेल में भी तुम्हारे साथ थे, समझे क्या? हाँ, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं। चल ओए चल, आजा, चलते हैं। और वो पैकेट्स उठा के चल पड़ते हैं। बड़ी स्लो रफ्तार है तेरी, स्पीड बढ़ा। जुर्म की दुनिया में कछुए हमेशा पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। हमारे काम में निगाह बाज सी, चाल चीते सी होनी चाहिए, समझे क्या? शायद चीते से भी तेज रफ्तार किसी की होती है। चीते से भी तेज? अबे किसकी बे? वक्त की। क्रीच, अबे तो कार क्यों रोक दी? जेल में गुजारा हुआ वक्त याद आ गया। गुर्र, गुजरे हुए वक्त को बेवकूफ़ याद करते हैं। गुजरा हुआ वक्त किसी काम का नहीं आता। काम आता है चिल्ली बिल्ली। गुजरा हुआ वक्त आने वाले कल का निर्माण करता है। गुजरा हुआ वक्त हमें हमारी कमियों का एहसास कराता है। गुजरा हुआ वक्त इंसान को उसकी औकात याद कराता है। हाँ, वो तो ठीक है, पर जब तू एक्सीलेटर क्यों दबाए जा रहा है? क्योंकि क्लिक क्लिक कर, मुझे भी कुछ लोगों को उनकी औकात याद करानी है। और वह कार से कूद पड़ता है। अरे रे, पागल हो गया क्या? गाड़ी फुटपाथ की तरफ घूम गई। उसने ऐसा क्यों किया? ये पलटी मारेगी, सीटों को कसकर पकड़ लो। ओफ, क्रेंच, मैं उसका खून कर दूंगा। धड़ाक धड़। जिस तरह तुम मेरा खून करने के लिए कार से बाहर निकलने के लिए उतावले हो रहे हो, उसी तरह मैं जेल से बाहर आने के लिए बेचैन था। धड़। उफ, कितना जलील किया था तुम लोगों ने जेल में, मुझे थूक कर चटवाया था। ओह, उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं जानता था कि वहां मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ताड़ ताड़, शौचालय की गंदगी सिर पर ढोने पर मजबूर किया था। तू पागल हो गया है। तू पागल कुत्ते की मौत मरेगा। पागल तो मैं तब भी हो गया था। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बॉडी दादा को चढ़ावा नहीं दे पाया। धाड़, वो मारता है कोई नहीं। गुनाह की गली के हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। धड़। गुनाह पर गुर्राने के लिए, उस पर भौंकने के लिए, उसे काट खाने के लिए। ओह, तुम पहचान गया था उसे डोगा। तुम तो वही हो, उस दिन धूम गैंग के लड़कों के साथ थे ना? तो क्या अब खुलेआम गुंडागर्दी शुरू कर दी तुमने? मैं गुंडा ना तो था ना अब मैं हूं। तुमसे भी तो कहता रहा था कि मैं बेगुनाह हूं। आज जहां पर जिस स्थिति में हूं डोगा, सिर्फ तेरे कारण हूं मैं। मेरे कारण? डोगा कहता है। युवाओं को जिस भीड़ के साथ उस रात में मैं था, उनके लिए मौज मस्ती कोई नई बात नहीं थी। आज का हर युवा उसी रंग में रंगा है। और चूंकि मैं उनके साथ पढ़ता हूं, इसलिए मैं हैसियत ना होते हुए मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। उनकी मौज मस्ती में शामिल होना पड़ता है, वरना मैं पिछड़ा हुआ कहलाता। मैं अपनी पोजीशन और हैसियत को कभी नहीं भूला। उनकी हैसियत को लेकर मैं भी कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुआ। उस रात वो मुझे जबरन अपने साथ ले गए। मैं उनकी गुंडागर्दी का विरोध कर रहा था, मगर सबके हिस्से की गुंडागर्दी की सजा मुझको मिली। सिर्फ मुझे, या मेरी उस बहन को जिसका मैं अकेला सहारा था। मुझे जेल भेज दिया गया था सुधारने के लिए। खुद जेल के सिस्टम को जहां सुधारने की जरूरत है वहां भेज दिया गया मुझे। रिश्वत के 50 रुपए ना दे पाने के कारण वहां मेरी बहन को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। किल्ली बिल्ली चिल्ली जैसे इन असल अपराधियों के दाताओं को जहां
पैसा न दे पाने के कारण मुझ जैसे लोगों को जलील किया जाता है, मेरे खाने पर थूक दिया जाता है, फिर उसी खाने को खाने पर मजबूर किया जाता है। जहां हर काम की फीस तय है, जेल कर्मचारियों को फीस अदा करो और जेल में आराम करो, पत्ते खेलो, नहीं तो शौचालय की सफाई से लेकर खाना पकाने तक का सारा काम करो या जेल कर्मचारियों की ठोकरें खाओ। 20-20 रुपए की औकात है जेल कर्मचारियों की। कैदी के पास पैसा है तो उसे पान, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, गांजा तक उपलब्ध है। पैसे वाले कैदियों के लिए खाने व चाय की कोई समय सीमा नहीं, जब चाहे सब चीजें हाजिर हो जाती हैं। मुझे वहां सुधारने के लिए भेजा गया, सभी कैदियों को वहां सुधारने के लिए भेजा जाता है। लेकिन डोगा, मैं पूछता हूं कि कभी उस सिस्टम को अभी चेक किया जाता है? क्या सिस्टम के तहत काम कर रहे लोगों की ईमानदारी को परखा जाता है? जंगली कुत्तों जैसा व्यवहार क्या वाकई जेल में बंद मेरे जैसे उन मासूम कैदियों को सुधार पाता है जो भावावेश में या परिस्थिति जन्य अपराधों में फंसकर जेल पहुंच जाते हैं? क्या कोई उनसे हमदर्दी करता है? क्या ऐसे सॉफ्ट नेचर कैदियों को खूंखार मुजरिम से अलग रखा जाता है? डोगा, एक टीचर जो पढ़ाना नहीं चाहता, एक पुलिस वाला जो कानून की इज्जत करना नहीं जानता, एक नेता जिसको देश की तरक्की की फिक्र नहीं है, डोगा, एक जेलर जो अपने ही कर्मचारियों पर लगाम नहीं कस रहा। क्या ऐसे लोगों के हाथों में दूसरों को सुधारने की पावर सौंप दी जाती है जिन्हें खुद सुधार की आवश्यकता है? डोगा, तुमने मुझसे मुर्गा परेड कराई तो उस सजा का मैं हकदार था, लेकिन तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे उस एक कदम ने मेरे कदम जेल तक पहुंचाए, जहां मैं खुद अपनी निगाहों में गिर गया। मेरा नाम कॉलेज से कट गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरी बहन दर दर बदर हो गई। डोगा, ये सब कुछ हुआ सिर्फ तेरे कारण। डोगा, सिर्फ तेरे कारण। पाँव में कांटा चुभे तो उसी समय उसे निकालना पड़ता है, वरना वो जख्म नासूर बनकर जीवन भर दर्द देता है। कोई अपराध चाहे वो छोटा हो या बड़ा, समाज के जिसमें एक कांटे की तरह चुभता है। डोगा कहता है, मेरा काम समाज के जिस पर नासूर बन चुके अपराधों को मिटाना ही नहीं, बल्कि नासूर बन सकने वाले अपराधियों को मिटाना भी है। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद उस अंकुश को सक्रिय करना था जो पेरेंट्स के हाथों में होता है। मैं उन लगामों को कसना चाहता था जो उन्होंने ढीली छोड़ रखी थी, समझे तुम? और तुम्हें जेल पहुंचाया तुम्हारी बदनसीबी ने। वहां तुम्हें जिन यातनाओं को सहना पड़ा उसके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है, जिसे सुधारा जा सकता है। मगर तुम अपना भविष्य दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, समझे मनीष? वो लाइन जिम में है, तुम उसके पास लौट जाओ। वो मासूम है, उसे सजा क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुमसे भी मेरा आमना सामना दूसरे अपराधियों की तरह हो। नहीं, अब मैं उसके पास नहीं लौट सकता। जेल में मेरे चेहरे के शराफत नोचकर वहां जलालत का जो मैल चढ़ा दिया गया है, मैं उसे कभी धो नहीं पाऊंगा, समझे डोगा? तो मजबूरन एक बार फिर मुझे तुम्हें उसी जगह भेजना होगा जहां तुमने 3 महीने बिताए। डोगा उसे एक पंच मारता है मित्रों, धड़, चिंग। तभी वह मनीष पिस्तौल से डोगा पर हमला कर देता है। चिंग, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा डोगा। ओफ, डोगा बाल बाल बचता है। इन 3 महीनों में मैं समझ गया हूं कि यह पूरा समाज एक जंगल है डोगा, जहां ताकतवर शिकारी हर समय ताक में रहता है। चिंग चिंग वो लगातार गोलियां चलाता रहता है और डोगा उछलकर बचता रहता है। जहां कमजोर हमेशा शिकार बनते हैं और मैं कमजोर बनकर नहीं रहना चाहता। भागो, यहां तो डोगा भी आ गया। तभी वो इल्ली बिल्ली चिल्ली भी भाग उठते हैं। शायद डोगा के कारण ही हम बच सके हैं। ओह आ, तभी डोगा उन पर गोलियां चला देता। उफ आ, डोगा की गोलियों ने तोड़ डाली थी उनकी टांगे। डोगा को हमदर्दी थी समीर से। या तो तुम भी अपने दिमाग से नफरत और कटु अनुभव का सैलाब बाहर निकालो समीर, या फिर अरे कहाँ गया? अवसर और अंधेरे का लाभ उठाकर गायब हो गया समीर। डोगा ने हमें पाँव में गोली क्यों मारी? वो तो समस्याओं को जड़ से उखाड़ता है, उसे तो हमें मार ही देना चाहिए था। इल्ली बिल्ली चिल्ली सोचते हैं, बचाओ, आह आह। डोगा अपराधी के अपराध के मुताबिक सजा देता है। डोगा का कानून है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। दूसरी बात यह है कि डोगा पीठ पर वार नहीं करता। अब तुम मुझे बताओगे कि वो लड़का समीर तुम्हारा दुश्मन कैसे बन गया? जेल में क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? और उसके पास एकदम आधुनिक पिस्टल कहाँ से आई? बताओ, वरना इस बार गोली टांग पर नहीं चलाऊंगा। डोगा की दहाड़ सुनकर किल्ली बकता चला गया। चिल्ली डोगा को ताकता चला गया और बिल्ली भीगी बिल्ली बनता चला गया। श्रुति की आंखों में उस वक्त भीगी हुई थी।
स्कूल में हमें रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाया जाता था समीर भैया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रार्थना अब भी वही है मगर मेरे ईश्वर की सूरत बदल गई है। मेरे लिए तो तुम ही माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुबुक सुबुक लौट आइए भैया, लौट आइए। श्रुति प्रार्थना कर रही होती है। डोगा सोचता है बाहर से गुजरता हुआ खिड़की के बाहर, उफ कैसे बताऊं इसको कि इसका भाई जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से लौटना संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। डोगा कोशिश जरूर करेगा उसे बचाने की। हलचकिया तक पहुंचने की कोशिश समीर भी कर रहा था। स्टॉप, टिकट, बस में चढ़ जाता। स्टॉप, तो तू स्टॉप का है, माल कहाँ है? यह रहा। हलचकिया बॉस, माल मिल गया। ठीक है, अगले स्टॉप पर इसे उतार देना। जुर्म और मुजरिम का स्टॉप वहीं पर आ जाता है जहां पर गुनाह को सूंघता हुआ डोगा आ जाता है। चिंग 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 फटाक ब्लैम, वो गोलियों से बस का टायर पंचर कर देता है। ये डोगा कहाँ से आ मरा? कैच लगा, एकदम से ब्रेक लगाता है वो बस को। ये बस यही नहीं, पूरा अड्डा है, इसमें सवारियों की जगह पर। तैयार रहो। धड़ाम धड़ाक खनाक, हमारे हथियार बद आदमी सफर करते हैं। डोगा को शूट कर दो सभी। चिंग चिंग चिंग, वो मेन हॉल में चला गया। डोगा एक मेन हॉल में घुस जाता है। कमबख्त आदमी है या भूत? कॉकरोच, सांपों और चूहों का भी डर नहीं लगता इसको। ये तो मेन हॉल का ढक्कन सरकने की आवाज है। वो हमारी बस के ठीक नीचे के मेन हॉल का ढक्कन सरका कर बाहर आ रहा है। क्या पता नीचे कोई बम रख रहा हो। बस से कूद जाओ सभी, कूदो। कंडक्टर का अनुमान बिल्कुल ठीक था। बुम, एक धमाका होता है। उफ, कूदते वक्त माल बस में ही गिर गया। एक मेन हॉल पर तो धमाके में क्षतिग्रस्त हुई बस का मलबा गिरा पड़ा है, दूसरे से अब मैं उसको बाहर आने नहीं दूंगा, इसे कहते हैं। तभी डोगा आ जाता है, अपना जूता और अपना ही सर और बम उसके ही कपड़ों में डाल के डोगा एक तरफ हट जाता है। बुम जिंग, डोगा गोलियों की बौछार कर देता है। भला हो किल्ली बिल्ली चिल्ली का, जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि समीर हलचलिया को ड्रग्स की सप्लाई देने गया है। समीर ने जलते टायर को डोगा की तरफ धकेल दिया। जिसका पूरा जिस्म नफरत की आग में जल रहा हो उसे मामूली आग नहीं जला सकती। अरे ये क्या कर रहा है? तेरे हाथ जल जाएंगे। तो इससे पहले कि डोगा हमें भी अपना निशाना बना ले, इस ट्रक को लपक ले। दौड़ने भागने में तो तू भी उस्ताद है, मगर सबसे बड़ा उस्ताद मैं मौत हूँ। जिंग, सड़क पर गिरते ही हलचकिया की खोपड़ी तरबूज की तरफ फट गई। लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा। डोगा समीर भागता है। समीर और डोगा की भिड़ंत के कारण अभी और क्या क्या हंगामे होंगे। क्या डोगा एक बहन को उसका भाई वापस कर सकेगा? ये हम पढ़ेंगे मित्रों अगले अंक में, नासूर डोगा में। तो चलिए मित्रों, नासूर डोगा अगली कॉमिक से मित्रों, नासूर डोगा। नासूर डोगा पेशकश संजय गुप्ता, बोर्न इन ब्लड सीरीज के अंतर्गत मित्रों दूसरी कॉमिक्स है नासूर डोगा। अब देखिए क्या होता है, समीर को कैसे अपराध से निकालता है डोगा। तो मित्रों संजय गुप्ता जी की पेशकश, लेखक संजय गुप्ता, तरुण कुमार वाही, सुलेख सुनील पांडे, चित्रांकन मनु, इंकिंग जगदीश कुमार, संपादक मनीष गुप्ता। मध्य प्रदेश, जान से मार दूंगा। ग्वालियर, रोज भगाता हूँ। बाल सुधार गृह, रोज आ जाते हैं। वार्डन शेर सिंह, मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं, और बर्दाश्त नहीं गली गली आवारा घूमते कुत्ते। मुझे आवारा कुत्तों का वार्डन बनाकर यहाँ भेज दिया, इन्हें सुधारूं। कुत्ते भी सुधरे हैं कभी? घर जाओ तो पिल्ले, यहाँ आओ तो पिल्ले। रोज एक छटा हुआ पिल्ला भर्ती हो जाता है। क्या सिंह साहब, जब भी मिलो आपका पारा 7वें आसमान पर ही नजर आता है। हम मुरैना से आए हैं, इसे संभालिए। डाकू हलकान सिंह के गिरोह का है, इसकी मुखबरी इसी ने की थी। चल बे हरामी, नाम बता साहब को अपना। अबे घूर क्या रहा है पिल्ले, खाएगा क्या? बोल नाम बता। सूरज। सूरज क्या? सूरज, सिर्फ सूरज, सोनू का सूरज। साला वाकई हरामी है, कोई सरनेम नहीं है इसका, किस जात पात का है कुछ नहीं मालूम। चलते हैं सिंह साहब, आपका डंडा तो इसे सुधार ही देगा। अब मेहनत से कमाने लायक तो यह बन ही जाएगा। हा 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 हा। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी को मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। क्या नाम है तेरा? सोनिका। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए। 2
तो दोनों का सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। सूरज, सूरज, हाँ मैं तुझे सूरज कहूंगी। सूरज, सूरज, मुझे बचा लो सूरज। सोनू आवाज दे। सोनू, तू चुप क्यों हो गई है? आवाज दे सोनू, आवाज दे। सूरज, सूरज, सोनू आवाज दे। सोनू सपने में वो चिल्ला रहा होता है। आवाज दूं? हरामी, घंटा नहीं सुनाई दे रहा? लाट साहब को आवाज दूं? तभी वहां इंस्पेक्टर उसे डंडों से पीटता है। चल बे, झाड़ू पोछे उठाओ और सफाई पर लग जाओ, फिर ट्रेनिंग होगी और फिर से मिलेगा हलवा पूरी नाश्ता। चल बे, आज तेरा पहला दिन है, आज सारी झाड़ू तू मारेगा। हम मिलकर पोछा लगाएंगे। कल हम झाड़ू लगाएंगे और तू अकेला पोछा लगाएगा। वो किस लिए? सुनो, मंकी दादा से पूछ रहा है, वो किस लिए? अगरबत्ती जलावे, आज फिर पूजन होगा। हा हा हा। लो दादा, जल गई तेंदू के पत्ते की अगरबत्ती। अब बावला पूजा शुरू करो। हाँ तो दे तो सही, हाथ में तो दे, अपनी अगरबत्ती भी जलाओ। शुरू हुई अगरबत्तियों से बावला पूजा। हा हा हा। खूब दागा गया उस बदनसीब को। पूरा मसाला ही उफ भी न निकली थी उसके मुंह से। आकाश को गुंजाते से ठहाके लगाते वो उस जालिम के बारे में जानते ही कितना थे। दरिंदगी के शहंशाह ने पाला था उसे, उफ, और पाला था वफा की मिसाल बेजुबान जात ने। उफ नहीं निकली थी उसके मुंह से, वुफ निकली थी, और ठहाकों का स्थान ले लिया उन गुर्राटों ने। उसके बाद मंकी दादा ने अगरबत्ती से खुद अपनी पूजा की। जमीन पर नाक रगड़कर सभी ने सूरज से माफिया मांगी। झाड़ू और पोंछे सबने खुद उठाए और सूरज को बैठा दिया गया बना के दादा। लेकिन कोई भी जख्म नासूर तब बनता है जब उसके सुधरने से पहले उस पर रोज नई चोट होती रहे। वो इतना सड़ जाए कि वो कभी भी ठीक ना हो सके, सदा दर्द दे। सूरज के नसीब पर तो अभी कई चोट होनी थी। अब कुत्ते के बच्चे पहले दिन आराम फरमा रहा है, वो भी इन गंदे जानवरों के साथ। ये अंदर कैसे आए? ठाक, कुत्ते के बच्चे, तुझे पता नहीं कि मुझे नफरत है गंदगी और पिल्लों से? चलो बे पिल्लो, अब ट्रेनिंग पर चलो। शुरुआत होगी दौड़ से। दौड़ो, खूब दौड़ो, तुम्हें दौड़ में परफेक्ट होना है। बाहर रहने वाले हर आदमी से तेज दौड़ना है। चोरी करोगे तो दौड़ोगे, खून करोगे तो दौड़ोगे, लूटोगे तो दौड़ोगे। इस दौड़ में तुम्हें जीतना ही होगा। अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। जेब तराशी, लूट, चोरी, हत्या, सब वारदातें सिखाई जाएंगी। सीखोगे, मेहनत करोगे तो खूब कमाओगे। जिंदगी भर ऐश होगी तुम्हारी, जिंदगी भर ऐश होगी मेरी। चल बे, यहाँ थोड़ा उठा और 5 मिनट में उस दीवार से 1.5 फुट का छेद कर। तुझे सेंध लगाना सिखाऊंगा। मरियल सा शरीर छोटे छेद में जल्दी पार चला जाता है। ये थैली देख रहे हो, बड़े काम की है। चलो ये कुत्ते के बच्चे इधर आ। हाँ, ऐसे ऐसे ही। जब तुम पकड़े जाओगे, पकड़ने वाला मजबूत होगा तो तुम्हें अपने कपड़ों में तैयार रखी है थैली निकाल कर पकड़ने वाले के मुंह पर खाली करनी है। छी, तो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि उसमें भरा होगा गंध, बदबूदार गंध, जो तुम्हें एकदम छोड़ देगा। हा हा हा। अब मैं सिखाऊंगा कि इसी तरह कोई पकड़ ले तो उस पर उल्टी कैसे की जाए। छी छी, ये मुझे क्या बना रहा है? नहीं, मुझे यह नहीं बनना, मुझे यह नहीं करना। ठाक, वह तभी हमला कर देता है इंस्पेक्टर पर। मुझे सोनू का बदला लेना है। आ, मत भाग पिल्ले यहाँ से, फिर पकड़ा जाएगा। छटपटाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अंधेरी कोठरियों में गर्क कर दिया जाएगा तू। नहीं, मुझे हलकान सिंह को ढूंढना है। और वह कूद पड़ता है वहां से, जेल से बाहर निकल जाता है। सोनू का बदला लेना है, या बाल सुधार गृह तो मुझे कुछ और ही बना देगा। सोनू, मैं आ रहा हूं। वह भागकर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। सोनू, बदला सोनू। आह नहीं समीर, तुम्हें अपराधी नहीं बनने दूंगा मैं। तुम्हें अपनी बहन को संभालना ही अपना लक्ष्य बनाना होगा। एक और सूरज को जेल की कोई व्यवस्था का शिकार बनकर समाज का नासूर नहीं बनने दूंगा। ऐसा सपने में सूरज उर्फ डोगा सोचता है। मित्रों, रोकेगा तुम्हें और सही रास्ता दिखाएगा डोगा। अब हर रात मेरा सबसे जरूरी काम होगा समीर की तलाश करना। और ट्रक जेल को राशन सप्लाई करता है। रोको रोको उसे, बाहर निकलो। समीर, तुम इस ट्रक में, इस रूप में? मैं किसी मिनिस्टर या बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा तो हूं नहीं। ड्राइवर की शक्ल देखकर डोगा बेइंतहा चौंक पड़ा। तुम समीर, तो तुम मुझे एक ट्रक ड्राइवर के रूप में देखकर चौंक क्यों रहे हो डोगा? क्या बात है समीर, ट्रक क्यों रोक दिया? एक ऐसा आदमी जिसे जेल ने हजारों जख्म दिए हो, जेल की ड्यूटी बजाए तो चौंकना ही पड़ेगा।
और डोगा, ये तीनों भी तुम्हारे साथ ट्रक में सवार थे? हाँ, ये सामान उतारने चढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन तुम ट्रक को रोक क्यों रहे हो? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ट्रक में जेल के राशन के साथ कैदियों द्वारा मंगाई गई वो चीज़ें भी छुपा कर ले जाई जाती हैं जो प्रतिबंधित हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, माचिस और बियर। तुम्हें ट्रक में देखकर मुझे वो इन्फॉर्मेशन सही जान पड़ रही है समीर, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे शराफत से कुछ भी नहीं बताने वाले हो। उसमें दालों के पैकेट हैं डोगा। दालों के पैकेट से मुझे कोई एतराज नहीं। कुत्ते की नाक है मेरी, उसी चीज को सूंघने की कोशिश करती है जो एतराज के काबिल है। क्या अब मैं जा सकता हूं? अपनी बहन के बारे में क्या सोचा तुमने? मेरे माँ बाप ने भी मरते समय आखिरी पलों में हमारे बारे में जरूर सोचा होगा। सोचकर क्या कर लिया उन्होंने? अपनी मौत को रोक पाए? यह सच है कि मौत इंसान से उसके सोचने के सभी अधिकार छीन लेती है, डोगा कहता है, मगर जिंदा रहने के लिए सोचना पड़ता है। समीर कहता है, यह कौन कमबख्त जिंदा है? डोगा सोच में पड़ता है। डोगा देख रहा था कि उसके चेहरे पर सुलगती चिंगारियां, वो चिंगारियां जो उसके भविष्य को खाक कर सकती थी। हालांकि तुम्हारी तलाशी गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी मैंने उसका विरोध नहीं किया। अगर तलाशी पूरी हो गई हो तो मैं चलूं? मैं एक सरकारी डिलीवरी देने जा रहा हूं और तुम उस काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। ये ठीक नहीं है, कानून तोड़ रहे हो तुम डोगा। फिर ट्रक भी तब से स्टार्ट खड़ा है। कितना फ्यूल बर्बाद हो चुका है। अब मैं क्या यहाँ समय और फ्यूल और बर्बाद नहीं कर सकता? फ्यूल? ठहरो समीर, ठहरो। अभी आखिरी चीज मेरी जांच के दायरे में आने से बच गई है, ये फ्यूल टैंक। तुम्हारा ट्रक सरकारी राशन दफ्तर से जेल तक या शहर के ऐसे 20-25 किलोमीटर के दायरे की डिलीवरी के लिए आता जाता होगा। इतनी दूरी तय करने के लिए तो ट्रक का अपना फ्यूल टैंक ही काफ़ी है। तुम्हें तो एक भी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक रखने की जरूरत नहीं, जबकि तुमने इसमें 2 फ्यूल टैंक लगवा रखे हैं। ओह, वास्तव में इनमें से एक वाला फ्यूल टैंक नहीं है, ये डिग्गी नुमा बॉक्स है, और इसमें भरी हैं वो प्रतिबंधित चीजें जिन्हें गैर कानूनी ढंग से तुम खुद लेकर जा रहे हो समीर। ऐसा करके तुम भी उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसे अपराध कहते हैं। ऑफ, ट्रक चल पड़ता है। मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाने में तुम्हारा ही योगदान है डोगा। अब तुम्हें मुझे भुगतना ही होगा। डोगा फुर्ती से कलाबाजी खाकर दोनों पहियों के बीच वाले खाली स्थान पर रेंग गया। डोगा अपराध को नहीं भुगतता, अपराध को समाज भुगतता है, और डोगा और को अपराधी, क्योंकि डोगा ने उसी समाज से अपराध की जड़ें उखाड़ देने की सौगंध खाई है। डोगा गन तान लेता है। समीर का हाथ डोगा के हाथ की हरकत को देखकर उसी तार को खींच चुका होता है, क्लिक, जो बाहर बोनट को खोलने का लीवर था। डोगा की चलाई गोली एकदम से खुले बोनट के से टकराई। टनाक। हा हा, इस जड़ को नहीं उखाड़ पाएगा डोगा। ये जड़ कीकर के पेड़ की तरह दूर दूर तक मजबूती के साथ फैलेगी। सांप का डंक लगने के बाद इंसान जहर की काट के विषय में ही सोचता है जुर्म, मगर तुम दोबारा उस जहर को चखने की कोशिश कर रहे हो। और तभी डोगा के ऊपर बाकी के आदमी जाल फेंक देते हैं। अपराध का जहर चढ़ गया तो मौत पक्की है। समीर, तुम अपने साथ साथ अपनी बहन का भविष्य भी दांव पर लगा रहे हो। ऑफ, ये जाल तो तुमने मुझ पर फेंका है। ये वास्तव में तुमने मुझ पर नहीं, खुद पर फेंका है। छटपटाओगे, रोकोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, डोगा कहता है, और ऐसा कहते हुए जाल को काट देता है। अंधेरी कोठरियों में गर्क कर दिए जाओगे, जहां तुम्हें तुम्हारी मासूम बहन की सिसकियां सुनाई पड़ेंगी, मगर वो सिसकियां भी तुम्हें तब जेल की तंग व सीलनदार कोठरियों से बाहर नहीं ला पाएंगी। उफ, उस पल की तुम्हारी पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समीर, तुम नहीं कर रहे। मैं तुम्हें वहां तक नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी बहन को तुम्हारी वापसी का भरोसा दिलाया सूरज ने, मैं उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। तुम्हें अपराध के मक्कड़ जाल में फंसने से रोकूंगा, वरना कहीं मेरी तरह एक और नासूर डोगा ना पैदा हो जाए, ऐसा वो सोचता है। पूर्व प्रकाशित कॉमिक डोगा तेरे कारण में आपने पढ़ा कि धूम पैटर्न पर 17-18 लड़के किसी भी कानून की परवाह न करते हुए सड़क पर निकले। उन्होंने
36 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटों को फोड़ा। डोगा ने आकर उन्हें मुर्गा परेड करवाई और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसमें सभी लॉकअप में पहुंच गए। वो समीर की जमानत नहीं दे पाती। रिश्वत के पैसे ना होने के कारण वो जेल में अपने भाई से मिल नहीं पाती। उसकी बहन श्रुति, वो जेल में दूसरे कैदियों के हाथों तिरस्कृत हुआ समीर रिहा होने के बाद घर नहीं लौटता। श्रुति इस घटना का जिम्मेदार डोगा को मानती है। उसे डोगा सूरज के रूप में जिम ले जाता है। अब तुम यहीं पर रहोगी। वहाँ के सभी को उनके पेरेंट्स छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन समीर का उसकी बहन श्रुति के अलावा कोई नहीं। समीर को अपराध के दलदल में फंसते हुए देख डोगा समीर को समझाना चाहता है। वो बताता है कि जेल के इन 3 महीनों ने मुझसे मेरा इंसान होने का हक छीन लिया। पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे फौरन निकालना पड़ता है, डोगा कहता है, वरना वो जख्म को नासूर बना देता है जो सारी उम्र दर्द देता है। जेल में हुए अपमान और डोगा को अपनी बर्बादी का कारण मानकर समीर अपनी बहन के पास लौटने से साफ इनकार कर देता है। मित्रों, डोगा श्रुति की तरफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्कूल में हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। प्रार्थना अब भी वही है। ईश्वर की शक्ल बदल गई है। समीर भैया लौट आइए, श्रुति प्रार्थना करती है। डोगा अभी और कोशिश करना चाहता था। वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से लौटना हालांकि संभव नहीं है, मगर डोगा उसे लौटा लाने की कोशिश करेगा, ऐसा डोगा सोचता है। समीर को बिग बॉस हलचकिया तक ड्रग के पैकेट पहुंचाने का काम मिलता है, मगर डोगा राह में खड़ा होता है। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। डोगा वाकई उसे रोक नहीं पाता। अपराध की दलदल में फंस गया तो वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। वो उसे रोकना होगा, डोगा सोचता है। डोगा की गोलियों से घायल किल्ली बिल्ली चिल्ली बिग बॉस तक पहुंचा दिए गए। बिग बॉस समीर धोखेबाज निकला। उसने हम पर हमला किया। ऊपर से डोगा भी आ गया। उसने हमें गोलियां मारकर घायल कर दिया। मैं जानता था समीर ऐसा ही करेगा। बिग बॉस, आप जानते थे? फिर हाँ, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति उपस्थित नफरत को पहले ही महसूस कर लिया था। जेल में तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। कोई भी पागल हो सकता है और हमें ऐसे ही पागल जुनूनी लोगों की जरूरत है अपनी कंपनी में। हाँ, मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद ये उसका पहला अपराध था। मैं चाहता था कि उसका पहला गुनाह ही ऐसा हो कि इस दुनिया से वापस कदम खींचने के बारे में वो फिर कभी सोच ही ना पाए। मैंने जब कार चलाना सीखा तो मेरा हाथ ड्राइविंग में साफ नहीं था। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सावधान किया था कि पहले मैं खुली सड़क पर ड्राइविंग में अपना हाथ साफ करूं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ठीक उसी तरह मैं चाहता था कि मेरी कंपनी में आने के बाद समीर भी जुर्म का अभ्यास कर ले। उसने तुम पर हमला करके अपने काम की शुरुआत कर दी। वैसे भी हमारे धंधे में तुम जैसे नकारा लोगों की जरूरत नहीं जो भीतर घात से सावधान नहीं रहते। लेकिन बिग बॉस, समीर जैसे लोग कंपनी के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे लोग कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। समीर को जो काम सौंपा गया था वो उसने बखूबी पूरा किया। हलचकिया को माल की डिलीवरी पहुंचाकर बिग बॉस आप हमारे सामने आ गए। जो अपने कर्तव्य से चूकते हैं वो भी नकाराओं की सूची में आते हैं। कंपनी के गद्दार और नकारा लोगों को मैं अपने हाथों से ही खत्म करता हूं। वो उन्हें गन से शूट कर देता है। पापा, ये टीवी फिर खराब हो रहा है। मेरे दोस्त के घर प्लाजा या एलसीडी या डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले नए टीवी हैं और हम अभी तक सीआरटी जैसी घिसी पिटी मशीन को झेल रहे हैं। तो जरा दरवाजे की तरफ देखो, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाले टीवी। मित्रों, ओ माय गॉड, वाइड स्क्रीन प्लाजा टीवी। एंजॉयड माय चाइल्ड। थैंक यू पापा, थैंक यू। गोली का जबरदस्त धमाका हुआ। च्युम, ओह ओह नो। उतनी ही जोरदार आवाज हुई थी टीवी का कांच टूटने पर। दूसरे पल सुपरिटेंडेंट के हाथ में पिस्टल ने आना चाहा, मगर उसकी जरूरत नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब। धड़ाक, गोली सीधे उसके पिस्टल पर आकर लगती है। डोगा, तुम, ये सूरत और ये हरकत डोगा के अलावा और किसकी हो सकती है? मगर ये क्या बदतमीजी है डोगा। रतनलाल, किशनपाल, ये दोनों नाम शायद तुम्हारी जेल में उन्हीं कर्मचारियों के हैं जो थोड़ी देर पहले टीवी लेकर आए थे। देखो, वो मरे पड़े हैं। उनको भूल जाओ, वो बाहर बेहोश पड़े हैं। और उनके अलावा तुम्हारे सभी गार्ड्स भी। यह हरकत तुम्हें काफ़ी महंगी पड़ सकती है डोगा। नहीं, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ महंगी चीज़ों का शौक तुम्हें है, जैसे कि महंगा क्रिस्टल फानूस। चिंग, तोड़ देता है डोगा गोली चलाकर। कम से कम 50,000 रुपये का होगा। खनाक, अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा, तुम जैसे ये कीमती सोफा सेट। डोगा सोफा सेट को भी फाड़ देता है। कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत का होगा। अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कई टन कैपेसिटी का ये एयर कंडीशन
जिसकी कीमत हजारों में है। डोगा चिंग गोली चलाकर उसे भी खत्म कर देता है। पर अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। आखिर ये सब तोड़फोड़ करके तुम साबित क्या करना चाहते हो डोगा? मैं ये साबित करना चाहता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब कि भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत का लिबास अपने बच्चों और अपनी फैमिली को पहनाकर उन्हें महंगा मत बनाओ, वरना जिस दिन दुर्भाग्य की आंधी का एक भी थपेड़ा पड़ा ये लोग 2 कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। डोगा, भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा जेल सुपरिटेंडेंट है और इस लायक हैं कि ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सके। तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हारे पापा मुझसे बेहतर दे सकते हैं। बच्चों, सुपरिटेंडेंट साहब, आपके बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि इस नौकरी में आपका स्टेटस क्या है, आपकी सैलरी क्या है। अपनी उस सरकारी तनख्वाह से आप घर के सभी जरूरी खर्चे करने के अलावा बाहर खड़ी चमचमाती एंडीवर गाड़ी खरीद सकते हैं या नहीं, जिसकी कीमत 14-15 लाख रुपए है। लेकिन अगर आपकी जुबान से सच के अलावा कोई शब्द उगला तो मेरी बंदूक जो गोली आप पर उगलेगी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। पापा, आप चुपचाप खड़े थे। इंस्पेक्टर, झूठ को भी ईमानदारी से बोलने के लिए जुबान को शब्द नहीं मिलते। ऑफ दोषी सिर्फ रिश्वतखोर अफसर या कर्मचारी नहीं, उसके परिवार के लोग भी इस गुनाह के उसके बराबर के साथी होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपने घर में कमाऊ सदस्य की एक्सेस इनकम सोर्स के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि आते हुए सुख को लात मारने की हिम्मत नहीं थी आप में। और यह हिम्मत परिवार के हर सदस्य में आ जाए तो रिश्वतखोरी हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। मैं यही समझाने आया था, और अगर अब भी तुम नहीं समझे और मुझे दोबारा यहाँ आने की नौबत आई तो वो पल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल के पल होंगे, समझे? डोगा को दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आएगी। कौन? शक 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 मैंने आपके परिवार को बेहोश कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ अब वो कुछ मैं यहाँ करने वाला हूँ उसे ना तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे सुपरिटेंडेंट साहब, और ना ही आपका परिवार कर पाता। कौन हो तुम? नासूर। सटाक। वो पीटना शुरू करता है सुपरिटेंडेंट साहब को। सटाक, ये समाज एक जिस्म की तरह है। हमारे जिस्म का कोई हिस्सा रोग लगने पर सड़क गल जाए तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है, जिसे चलाने के लिए शरीर के हिस्से की तरह तुम जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार के कीड़े जिस्म के हिस्सों को सड़ाने लगे तो उनको काट कर फेंक देना उचित होता है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो इस फिंगर वाइस में कुचली हुई तुम्हारी उंगलियों से उठने वाला दर्द शायद भविष्य में तुम्हें अपने फर्ज की याद दिलाए। शायद तुम्हें दूसरों का दर्द समझने में कोई मदद मिले। उंगलियां टूट जाती हैं। कौन हो तुम? कहा ना, नासूर। नासूर बनकर भ्रष्ट लोगों को टार्चर करूंगा, उन्हें ऐसा दर्द दूंगा जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेहन में बसी ईमानदारी और मानवता की भावना ही होगा। पता नहीं ईश्वर ने दरबार में श्रुति जैसी बहनों की प्रार्थनाएं सुनी जाती है या नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरा भाई वापस चाहिए। भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनता है बेटी, खासकर बच्चों की तो अवश्य। उसके घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं। लो दूध पियो। मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास वापस लौटे तो तुम्हारी सेहत ठीक ना हो, फिर मैं तुम्हें कपड़े दिलाने ले चलूँगा, समझी? अध्यक्ष चाचा का कहा नहीं टाल सकती थी श्रुति। सूरज परेशान था उधर। कहीं उसके हाथ से कोई गंभीर अपराध हो गया तो उसके लौटने की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी और सारी जिंदगी जेल में ही गर्क हो जाएगी उसकी। अरे ये तो किल्ली चिल्ली और बिल्ली की लाशें हैं, मगर डोगा ने तो सिर्फ इनकी टांगों पर ही गोली मारी थी। फिर किसने इनको मार डाला? कहीं खुद समीर ही ने तो नहीं? किल्ली बिल्ली चिल्ली ने ही डोगा को जेल में अनाधिकृत सामान के जाने के विषय में बताया था। ऐसा आदेश उन्हें कोई बिग बॉस ही देता था। बिग बॉस जिसे किसी ने नहीं देखा, उन तीनों को गोली बिग बॉस भी मार सकता है। और ये क्या? नासूर ने कुचली जेल सुपरिटेंडेंट की उंगलियां? ये नासूर कौन पैदा हो गया? अध्यक्ष चाचा कहते हैं ये तो उसी जेल सुपरिटेंडेंट का घर है जहां समीर ने 3 माह सजा के रूप में बिताए थे। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। कहीं उसे सजा देने के लिए समीर ही तो नासूर नहीं बन गया? अध्यक्ष चाचा कहते हैं तो घबरा मत श्रुति, मैं अब पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी नासूर की हकीकत। अल्लाह इस बच्ची पर रहम खाना। दुर्भाग्य किसी पर रहम नहीं खाता। आज तुमने डोगा को मात दी, ये जानकर मुझे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तस्वीर साफ दिखाई पड़ने लगी।
जिस इंसान में खुद को नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वह जीवन में हमेशा विजय पथ पर चलकर विजय को पाता है। किसी भी नेतृत्व की कमान हाथों में लेने से पहले इंसान को खुद ही से नेतृत्व करने के लायक बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान को सबसे पहले अपनी दुर्बलताओं का पता लगाकर उन पर विजय पाने के रास्ते तलाश करने चाहिए। तुम जानते थे कि जिस रास्ते पर तुम निकले हो वहां तुम्हारा सामना डोगा से जरूर होगा। तुमने उस पल के लिए अपने बचाव के बारे में सोचकर अपना नेतृत्व खुद किया। मुझ में भी बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे और ये गुण शायद मुझे मेरे पिता से मिला। वो मुझे बताते थे कि जब मैं छोटा था और उठकर चलने की कोशिश करता था, बार बार गिर पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे वापस खड़ा होने के लिए उंगली का सहारा नहीं दिया था। उनका मानना था कि सहारे कोशिशों का दम निकाल देते हैं। मैं प्रथम बार अपनी ही कोशिश में अपने पांवों पर खड़ा हुआ। मुझ में खुद अपना नेतृत्व करने की क्षमताएं उसी दिन से विकसित होने लगी। अब तुम सोच रहे होगे कि स्वयं का और दूसरों का नेतृत्व करते करते मैं अपराधी कैसे बन गया। मेरा बचपन तंगहाली में गुजरा। बदनसीबी हमारी परछाई बनकर हमारे साथ साथ रहती थी। माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। पिताजी आदर्शवादी थे, ईमानदार, चाहते थे तो अपने पद पर रहते हुए रिश्वत की कमाई से हर सुख खरीद सकते थे, मगर वो कहते थे भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मेरे हाथ मुझे जैसा सुख देंगे मैं उसी में खुश रहूंगा। जानते हो उनके हाथों क्या मिला? हथकड़ियां। रिश्वत का इल्जाम था उन पर। उनको छोड़ने की एवज में 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्टर धतूरा मुझसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। कहाँ से आएंगे 2 लाख रुपए, मैं सोच रहा था। पिताजी जेल पहुंच जाते तो फिर इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं करने वाला था। 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है मैंने वो टारगेट चुना। उस वक्त आसान था। बेटा चॉकलेट खाएगा? आपके पापा ने बुलाया है। अपना फ़ोन नंबर बताओगे बेटा? मैंने अपने 2 दोस्तों को उस बच्चे को सौंप दिया जो उस हकीकत को नहीं जानते थे कि मैंने उस बच्चे को किडनैप किया हुआ था। राहुल नदीम, ये मेरा भांजा है। इसको पैसिफिक मॉल से एक ड्रेस दिलाकर मेरा वहीं पर इंतजार करना। इसी बीच मैं उन बच्चों के घर फिरौती के लिए फ़ोन कर दिया। मैं जानता था कि यदि वो पुलिस को खबर भी करेंगे तो भी उनका टारगेट पहले बच्चे को जब्त करना होगा, क्योंकि यदि मुझे वो अपना निशाना बनाते तो बच्चा उनके हाथ से निकल सकता था। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारा बच्चा पैसिफिक मॉल के बाहर सौंप दूंगा। तुम्हारा बच्चा मेरे आदमियों के पास होगा। पैसा मिलने के बाद मैं उस तरफ इशारा करूंगा, मगर सावधान, उनके पास पिस्तौल होगी। कोई चालाकी मत करना। तुम्हारा बच्चा वो रहा मेरे आदमियों के पास। मैं लगभग कामयाब हो गया था। मगर मेरा दुर्भाग्य, डोगा मेरे पीछे पड़ गया। डोगा मुझ पर गोलियां चला रहा था। चिंग चिंग चिंग। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। डोगा वाली स्थिति को छोड़कर मैं अपने आप को नेतृत्व कर रहा था। मैंने बाइक छोड़कर एक लोकल ट्रेन पकड़ ली। प्रथम श्रेणी का डिब्बा था वो। पुलिस पहचानती नहीं कि मैं बोरीवली जाकर वहां से वापस चर्च गेट पहुंच जाऊंगा। जिस एक्शन से मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरी उस हिम्मत को देखकर किसी यात्री ने मुझसे कुछ ही पूछने की चेष्टा नहीं की। मुझे चक्कर सा आ गया। मुझे लगा मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मैं अब खुद को सामान्य महसूस कर रहा था। मैंने ब्रीफकेस खोलकर रुपयों की सलामती की गारंटी करनी चाहिए, लेकिन मेरे होश उड़ गए। इसमें तो रद्दी कागज भरे हैं। मगर दुर्भाग्य कहूँ या भाग्य, जिस कंपार्टमेंट में मैं सवार था उसमें भीषण विस्फोट हुआ। बूम! ओ गॉड! भाग्य से मैं थोड़ा घायल हुआ। यह आतंकवादियों की हरकत लगती है। पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं जिंदा बचा था। ये तो हीरे हैं। ओह, इन लोकल्स में अक्सर प्रथम श्रेणी के डिब्बों में हीरो के व्यापारी सफ़र करते हैं। उन हीरो की कीमत कई करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। उफ, ये भाग्य मेरे साथ क्या खेल रहा है। क्या ये हीरे मुझे पहले ही नहीं मिल सकते थे? 2 घंटे में मुझे पता चल गया था कि वो सीरियल ब्लास्ट थे जो कई लोकल ट्रेनों की प्रथम श्रेणी डिब्बों में ही हुए थे। ओह, ये ब्लास्ट मेरे लिए लकी थे। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली थी। मैं 2 लाख रुपए लाया हूँ। सॉरी मिस्टर, तुम्हारे पिताजी ने लॉकअप में आत्महत्या कर ली। अपने बाप को बहुत प्यार करता था मैं। एक आदर्शवादी बाप जिसे मेडल मिलने चाहिए थे, मिली जिल्लत से भरी मौत। एक आदर्शवादी बाप का आदर्शवादी बेटा तो मैं नहीं बन पाया, बिग बॉस बन गया। और शायद मैं तुम्हें अपनी कहानी इसलिए सुना गया क्योंकि हम दोनों की परिस्थितियों बस एक ऐसी नौका पर सवार हो गए हैं जो सीधे भंवर की तरफ जा रही है, जहां पहुंचकर इंसानियत का डूबना लगभग तय था। लेकिन भंवर में गोते खाते हुए भी अपने आप को बचाना था।
समीर, हमारे समाज में गरीबों को की हालत कुत्तों से थोड़ी बेहतर है। जहां 2 लाख रुपए रिश्वत में देने के लिए उन्हें जुर्म की दुनिया में झांकना सिखाया जाता है। और ये सब किस लिए? ताकि उन 2 लाख रुपयों से अपनी और अपने बच्चों की ऐश खरीदी जा सके। उस वक्त यदि मैं उस इंस्पेक्टर की जगह रहा होता तो अपने बच्चों को गोली मार देता। समीर महसूस कर रहा था नकाब के पीछे गीली होती उन आंखों को। खैर, अतीत उस नासूर की तरह होता है जिसे जितना छेड़ो वो उतना ही दर्द करता है। तुम्हारा नया कंसाइनमेंट तैयार है। अपने लेफ्ट में देखो, वहाँ एक टाइम बम है। तुम्हें उसको मुंबई के किसी भी पब्लिक प्लेस में रखना है। कहीं भी, किसी बस की सीट के नीचे, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी पार्किंग में सॉरी मित्रों, किसी स्कूटर या किसी मोटरसाइकिल की डिग्गी में। इस बार आपने मुझे बहुत सॉलिड काम दिया है बॉस। समीर अपराध के खूनी सफर पर निकल पड़ा था। अदरक चाचा श्रुति को लेकर मॉल पहुंच चुके थे। आज मैंने मस्जिद में नमाज अदा करते वक्त तेरे लिए दुआ की है कि मेरा मन कहता है कि आज तुझे तेरा भाई जरूर मिलेगा। अदरक चाचा की दुआ कबूल होने वाली थी। समीर, तुमने इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में बम रखा है। डोगा उसे पकड़ लेता है। तो अब निर्दोष लोगों की जान लोगे तुम? डोगा उसे मारता है। डोगा, समीर भैया को छोड़ दो। श्रुति, समीर भैया, ऑफ, तुम उसे गोली नहीं मारोगे। श्रुति डोगा को रोक लेती है। रुक जाओ समीर, मेरा हाथ छोड़ दो। श्रुति, पहले गुनहगार बनाते हो फिर सजा देते हो। तुम उसे गोली नहीं मारोगे। मैंने उसे गुनहगार नहीं बनाया। इस वहम में से बाहर निकलो। श्रुति, इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में तुम्हारे भाई ने बम रखा है। यदि मैं गुनहगार हूं तो तुम्हारे भाई तक पहुंचने से पहले मेरी मौत आ जाए। डोगा ने मोटरसाइकिल को समीर के पीछे दौड़ा दिया। मौत का डोगा को कोई डर नहीं। वो तो हर समय उसके सिर पर सवार रहती है। रुक जाओ समीर, उसमें बम है। अपनी जान बचाओ, फटने वाला है। मैं जानता हूं, लेकिन आज तुम भाई बहन का वहम मिटाने के लिए मौत की सवारी कर रहा था। डोगा कूद कर उसके ऊपर गिर पड़ता। तभी मोटरसाइकिल में रखा बम फट जाता। बुम। तुम जानते हो आज की गई तुम्हारी हरकत कई जाने लेती। सही मायने में आज तुम एक अपराधी बन गए हो समीर। श्रुति सोचती है, जिसके जिम्मेदार तुम हो। समीर कहता है डोगा को, मैंने तो 18 और लड़कों को भी लॉकअप पहुंचाया था। वो सब क्यों अपराधी नहीं बन गए? वास्तव में तुम्हें अपराधी बनाया है तुम्हारे अपने हिंसक विचारों ने, तुम्हारी अपनी कुंठाओं ने, जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। उन हीन भावनाओं ने जो अपना अपमान होते देख आपा खो बैठी। अगर तुम चाहते तो अपने साथ हुई ज्यादतियों को समाज के सामने लेकर आते। शायद कोई तुम्हारी बात सुनता, समझता। शायद तुम जेलों में फैली कुव्यवस्थाओं को सुधारने के लायक बनते। शायद दोषी लोगों को मिलने वाली सजा तुम्हारे चेहरे पर खींच दी गई अपमान की लकीरों को मिटा डालती। मगर तुम अपराधी बन गए। वही बन गए जिनके कारण तुम्हें जिल्लत मिली थी। समाज में एक और अपराधी बढ़ गया। डोगा का काम थोड़ा और बढ़ गया। अब तुम्हारा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं। और तुम्हारा है। तुम अपराधी क्यों बने डोगा? जरूर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसने तुम्हें भी कुंठित किया होगा। अपने सब ठीक करो। ये सच है, कानून की धाराओं में मैं अपराधी हूँ, मगर अपराध नहीं करता। कानून तोड़कर करता हूँ कानून की रक्षा। अपराधियों को मारता हूँ ताकि वो डोगा से खौफ खाएं, अपराध से डरें। अपने अपने सोचने का तरीका है डोगा। तुमने वैसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा। ओह, हेलीकॉप्टर में जरूर बिग बॉस होगा। वो ऊपर से सीढ़ी गिरा रहा है। समीर उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। डोगा ये बात भूल नहीं सकता था। डोगा पुलिस के सायरनों को भी सुन चुका था। वो मुझे अफसोस है श्रुति कि मैं तुमसे किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। डोगा की गटर की शरण लेनी पड़ी। वो रहा डोगा, पकड़ो। जिंग चिंग जिंग। अदरक चाचा भैया, वो उसे भूल जाओ बेटी, अब उसे भूल जाओ। अगर समीर के रूप में अपराध कर रहा है तो फिर नासूर कौन है? बाडी दादा की आज कोर्ट में पेशी है और उससे मिलना है मुझे। बाडी दादा, नेपाली उस्ताद, गोलू इत्यादि की आज कोर्ट में पेशी थी। इंस्पेक्टर दतानी को ही उन्हें कोर्ट में पेश करने ले जाना था। जेल में चाय पानी, काजू, सिगरेट, मोबाइल फ़ोन सब होगा। बाडी दादा, एंजॉय करना। तुम्हें भी एंजॉय कराएंगे। सड़क खुदी पड़ी है, गाड़ी को दूसरे रास्ते से लो। ये तो टायरों के फटने की आवाज़ है। फटाक फटाक। कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो बहुत पहले हुई थी। आज तो उस गड़बड़ को ठीक करने का वक्त है। कौन हो तुम? नासूर। मेरे हाथों में था यह टार्चर वेपन, स्टील
वार्म तुम्हें कानून सिखाएगा। तुम्हारी बॉडी में बड़ी जान है बॉडी दादा। हमारी वैन पर किसी ने हमला किया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर को चीर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तुम्हें भी चीर डालेगा नासूर। बॉडी दादा फेंक के कुछ मारता उसकी तरफ। साएं, तुम्हारी बॉडी में बड़ी जान है बॉडी दादा। जेल में मुफ्त की ऐश की बड़ी रोटियां उड़ाई हैं तुमने, मगर अब तुम्हारे जबड़े को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि वो सूप भी चबा पाए, समझे? नेपाली उस्ताद आक्रामक हो उठा। बॉडी दादा को हाथ लगाता है। तभी नासुर उसके हाथों को पकड़ के मसल देता है। आज के बाद तुम किसी को हाथ लगाने के लायक नहीं रहोगे, न जेल के अंदर न जेल के बाहर। तड़ तड़। और तुम भी नासुर, भागो बॉडी दादा, यहाँ तो आ गया है अब डोगा भी। चिंग चिंग। डोगा तो देर सवेर हर उस जगह पहुंच ही जाता है जहां बदमाशी, गुंडागर्दी और अपराध अपनी हरकतों पर उतारू होते हैं। अपराधों ने इतने जख्म दिए हैं कि डोगा खुद नासूर बन गया है। और मैं जानता हूं कि ये नासूर कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान अपने स्वार्थ की ज़मीन पर खड़ा रहेगा तब तक अपराध कभी खत्म नहीं होगा। अपराध रहेगा तो डोगा भी रहेगा। डोगा दूसरे का अधिकार छीनने की प्रवृत्ति भी अपराध को कभी खत्म नहीं होने देगी, और ये प्रवृत्ति मुझ में भी है। देख, अभी अभी छीना है तूने मेरा अधिकार। टीवी पर देख देख कर अब तक आधी मुंबई के लोग जान चुके हैं मेरे बारे में। तू अनजान नहीं हो सकता नासूर की सूरत से। मैं नासूर के पीछे छिपे चेहरे की बात कर रहा था। बॉडी दादा और उसके आदमियों को मेरे हाथों सजा देने का अधिकार कौन है तू? तब तो मुझे तेरी कुत्ता मांस के पीछे छुपी सूरत की बात करनी चाहिए। डोगा, मैं तुझसे कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहता, क्योंकि मेरा और तेरा काम एक ही है। मैं केवल ऐसे लोगों को टॉर्चर करता हूं जो व्यवस्थाओं के नाम पर धब्बा हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को फिर समीर जैसा कोई निर्दोष लड़का किसी व्यवस्था का शिकार होकर अपराधी बने। मुझे मेरा काम स्वतंत्रता से करने दो, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा। मेरी एक किक ने जिसे निहत्था कर दिया, उसका डिफेंस कैसा होगा इसका अनुमान मैं अच्छी तरह से लगा सकता हूँ। चाहूँ तो तुम्हें फ़ौरन गोली मार दूँ। तुम जिस राह पर चलना चाहते हो वो बड़ी खतरनाक है। कहीं से भी कोई गोली आकर तुम्हारा भेजा उड़ा सकती है। ऑफ, धाएँ धाएँ, तभी गोली आकर लगती है उसे। डोगा, वो बिग बॉस होगा। शायद बॉडी दादा ने जेल की वैन से मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे इन्फॉर्म किया होगा मैंने बिग बॉस के आदमियों को मारा था। शायद इसलिए उसने मुझे गोली मार दी। उफ, इसलिए यह कह रहा था कि ये राह बहुत मुश्किल है। मगर तुम्हारी आवाज़ बदल गई। तुम समीर हो? हाँ, मैं समीर हूँ। और यह सुनकर डोगा की पिस्टल ने एक पल भी ना गंवाया। वो गर्जी, धाएँ 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 हेलीकॉप्टर की तरफ। 7 स्टिक निशाने। कुछ पल धुआं उड़ाता हेलीकॉप्टर उड़ा, फिर उसमें धमाका हुआ। बूम धूम, एक भीषण विस्फोट। समीर, बिग बॉस का अंत हुआ। तुम्हें मैं तुम्हारी बहन को सौंपूंगा। वादा जो किया है उससे। नहीं डोगा, मरने दो मुझे, मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। डोगा खुद डोगा का वायदा झूठा नहीं होने देगा। तुम्हें मौत भी नहीं मार पाएगी। उस मासूम की दुआएं तुम्हारी मौत को मात दे देंगी। फिर हॉस्पिटल में आईसीयू। देखो श्रुति, तुम्हारे भाई का इलाज हो रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा और वापस अपनी नन्ही बहन के पास होगा। इसे डोगा ने ही यहाँ एडमिट कराया है। देख रही थी गुमसुम सी मासूम आंखें अपने भाई का खून से लथपथ जिस्म, और दिख रही थी उन आंखों में किसी की मौत। मेरे भाई को अपराधी बनाया, मेरे भाई का खून बहाया, उसका अंजाम जरूर भुगतेगा अपराधी डोगा। आज के बाद अगर श्रुति कुछ सोचेगी तो सिर्फ डोगा का खून कैसे हो। तू मरेगा डोगा, कैसे 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 भी तुम मरेगा डोगा। इसी के साथ मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और मित्रों, आप अपने कॉमिक्स राजा को यहीं पे आज्ञा दीजिए मित्रों। अलविदा। फिर आपके साथ अगले भाग में फिर मिलेंगे डोगा की बॉर्न इन ब्लड सीरीज की अगली कॉमिक्सों के साथ। तब तक के लिए मित्रों मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।